नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अगले आधे घंटे तक हम आपको पूरे दिन की अहम खबरों को दिखाएंगे भी और खबरों के मायने को समझाएंगे भी। लेकिन पहले एक बड़ी खबर जो सियासी गलियारे से आ रही है। भक्त चरणदास बनाए गए हैं बिहार कांग्रेस के प्रभारी। कांग्रेस अध्यक्ष ने शक्ति सिंह गोहिल की अपील मंजूर की है। दरअसल शक्ति सिंह गोहिल ने पद से मुक्त करने की अपील की थी और उन्हें कोई हल्की जिम्मेदारी दी जाए, इसकी अपील की थी। शक्ति सिंह गोहिल ने कांग्रेस आला कमान से गुजारिश की थी और ट्वीट किया था कि शक्ति सिंह गोहिल ने कहा था कि उन्हें इस पद से मुक्ति दी जाए और उन्हें कोई हल्की जिम्मेदारी दी जाए। और उसके बाद उनकी अपील को समझते हुए, उनकी गुजारिश को मानते हुए अब नया कांग्रेस प्रभारी बिहार को मिल गया है। भक्त चरणदास नए प्रभारी बनाया गया। रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से देखा जाए, क्या यह माना जाए कि शक्ति सिंह गोहिल की अपील अब मान ली गई है? और अगर बात नए प्रभारी की जाए तो क्या अब यह भी माना जाए कि बिहार कांग्रेस में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर शक्ति सिंह गोहिल ने अपील की और उनकी अपील इतनी जल्दी स्वीकार कर ली जाएगी। कांग्रेस हाइपर एक्टिव दिख रही है इस पूरे मामले में। एक दिन में अपील और दूसरे दिन में कार्रवाई हो गई। भक्त चरणदास जो पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं और कालाहांडी जो लोकसभा है वहां से सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। और ये कहा जाए कि एक वक्त था जब राहुल गांधी के बहुत करीब माने जाते थे भक्त चरणदास। राहुल गांधी, आपको याद होगा, जब सियासत में नए नए आए थे, कालाहांडी पूरे उस आदिवासी बेल्ट का उन्होंने यात्रा की थी, वहां के लोगों से बातचीत करने गए थे। कई दौरों की बैठकें राहुल गांधी की कालाहांडी कंस्टिट्यूंसी में हुई थी। वो भक्त चरणदास के ही कहने पर, उनकी अपील पर ही राहुल गांधी गए थे। तो माना जाए राहुल गांधी की पसंद है भक्त चरणदास, क्योंकि उनके काफी करीबी माने जाते हैं। अभी भी बिहार के अलावा भी और कई राज्यों का प्रभार उनके पास है और एक बड़ी जिम्मेदारी, हिंदी पट्टी की एक बड़ा राज्य बिहार की जिम्मेदारी उनको दे गई है। एक बड़ा भरोसा जताया है राहुल गांधी ने। अभी कुछ देर पहले जब उन्होंने फोन पर बातचीत की तो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आला कमान जो है वो भरोसा जताई है और निश्चित तौर पर बिहार में बेहतर काम करेंगे। जब फोन पर मेरी बातचीत हुई उनसे, उन्होंने बताया कि वो मणिपुर दौरे पर जा रहे हैं और 8 को वो वापस आएंगे। उसके बाद जल्द बिहार दौरा उनका शुरू होगा। बिहार पहली बार पहुंचेंगे बतौर प्रभारी। रंजीता, क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शक्ति सिंह गोहिल की अपील को माना, उनकी गुजारिश को माना? भक्त चरणदास आप बता रही हैं राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, तो क्या अब यह माना जाए कि बिहार कांग्रेस में भी बड़ा बदलाव हो सकता है? क्योंकि बिहार कांग्रेस में भी कई ऐसी खबरें आई थी कि गुटबाजी को लेकर और तमाम ऐसी बातों को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार के प्रभारी के तौर पर अब भक्त चरणदास वहां जाएंगे, दौरे होंगे उनके, नई टीम बनेगी, क्योंकि कमेटी पूरी तरह से बिहार में अभी भी नहीं है। जिला और ब्लॉक स्तर की अगर बात करें तो वहां ऐसे भी देखिए बिहार में कांग्रेस का बहुत जनाधार नहीं रहा। इस बार जरूर कोशिश की गई महागठबंधन की तस्वीर देकर कि एक वापसी हो जाए कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार भी हर बार की तरह खराब रहा। 70 सीटें पाने के बावजूद भी कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो ऐसे में चुनौती बरकरार है कांग्रेस पार्टी की, किस तरह से खुद को मजबूत करे। चलिए रंजीता, बिल्कुल चुनौती बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिहार कांग्रेस को नया प्रभारी मिल गया है। भक्त चरणदास बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं। तो कांग्रेस ने एक बड़ा बदलाव किया है और इस बदलाव के मायने को समझते हैं। दरअसल कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार चुनाव में बेहद खराब रहा। 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने दांव आजमाया था। सिर्फ 19 सीटों पर ही कांग्रेस जीत हासिल कर पाई थी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी काफी कम रहा। आरजेडी हार का विलेन कांग्रेस को ही मानता है। शिवानंद तिवारी कांग्रेस पर सवाल उठा चुके हैं। हम और वीआईपी से भी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट काफी कम रहा था। उसके बाद यह माना जा रहा था कि कांग्रेस एक बड़ा बदलाव कर सकती है। इधर 24 घंटे के भीतर कांग्रेस ने आगरा पर एक्शन ले लिया और शक्ति सिंह गोहिल को पद से मुक्त कर दिया गया। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने क्या कुछ गुजारिश की थी और सियासी हलकों में
किस तरह से प्रतिक्रिया आई थी, पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हमारे साथ खुद भक्त चरणदास जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नए प्रभारी भक्त चरणदास जी। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत ही खराब रहा था, पिछले बार से भी ज्यादा खराब रहा था, और यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में अपना जनाधार खो चुकी है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस जिम्मेदारी को आप? ये तो समय प्रमाणित करेगा। आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं? क्या कुछ चुनौतियां होंगी? कैसे बिहार में कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा करेंगे? इतना जानिए कि बिहार से मैंने पॉलिटिक्स शुरू किया था और बिहार का चप्पा चप्पा मैं गया हूं। बिहार में सभी जगह मेरे आदरणीय व्यक्ति हैं और मेरे मित्र लोग हैं, तो मैं मेहनत करूंगा जितना अच्छा हो सके और समय प्रमाणित करेगा क्या होगा। लेकिन भक्त चरणदास जी, बिहार कांग्रेस की अगर बात करें तो इस बार जिस तरीके से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, सिर्फ 17 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई। आपके साथी भी ये कहने लगे थे कि कांग्रेस की वजह से ही हम सत्ता में नहीं आ पाए। तो कांग्रेस को संभालना, उसके साथ अपने साथियों को संभालना, ये कितनी बड़ी चुनौती हुई? कैसे अपने साथियों को साथ लेकर चलेंगे? देखिए, हर समय चुनौती होता है और चुनौती में खड़ा हो पाना जरूरत होता है। ये किस तरह से होगा ये समय ही प्रमाणित करेगा। और मैंने आपको कह दिया कि बिहार मेरा पुराना भूमि है, मेरा कर्म भूमि रहा है। मेरा शुरुआत राजनीतिक जीवन बिहार से हुआ है और वह कहां भी ऐसा जगह नहीं जहां मेरे मित्र नहीं है। आप मेरे बैकग्राउंड जानते हैं कि नहीं? आप बिहार में किसी से पूछ लीजिए। भक्त चरणदास जी, बिल्कुल हम आपका बैकग्राउंड भी जानते हैं और जिस तरीके से आपके अनुभव की बात है, अनुभव को भी जानते हैं। लेकिन शक्ति सिंह गोहिल, जिन्होंने खुद अपील की थी कि वो अब मुक्त होना चाहते हैं इस जिम्मेदारी से, और उनको इस जिम्मेदारी से मुक्त कर आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो आपको नहीं लगता कि बिहार की राह, क्योंकि बिहार की सियासत आसान नहीं होती है? देखिए, शक्ति सिंह गोहिल जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं, कड़ी मेहनत किए हैं। उनकी अवधारणा का मैं सम्मान करता हूं और चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो, बिहार को मुझे अपने गांव जैसे लगता है। समझ रहे हैं जी? तो उसमें कोई भी चुनौती आए, वो सारी परिस्थिति का सामना किया जा सकता है और सारे परिस्थिति का हल भी किया जा सकता है। अक्सर ये बात कही जाती है कि कांग्रेस जगह जगह पर टूट जाती है, कांग्रेस के विधायक टूटकर दूसरे जगह दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या दूसरी पार्टी की सरकार को मजबूत कर देते हैं। बिहार में कांग्रेस से एकजुट रहे, इसके लिए क्या कुछ करेंगे आप? क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर कई तरह के सवाल खुद पार्टी के नेताओं ने खड़े किए थे। आप बीती हुई बातों का सवाल करके आप अपना समय भी बेकार कर रहे हैं, मेरा समय भी। भक्त चरणदास जी, मैं वही पूछ रहा हूं कि आप कांग्रेस को एकजुट कैसे करेंगे? मैं आने वाले वक्त की ही बात कर रहा हूं। अरे यार, मैं कैसे करूं, आपको क्यों बताऊं? आप एक दिन में शुरुआत में मुझसे सारा चीज ले लेना चाहते हैं। मुझे जमीन को तो टटोलने दीजिए। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि वहां के राजनीति आपने शुरू से देखी है, वहां से आपने राजनीति की शुरुआत की है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं। नहीं, ठीक है, मैं आऊंगा तब बताऊंगा ना, आपसे मिलेंगे, बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भक्त चरणदास को नया प्रभारी नियुक्त किया गया है कांग्रेस का, और वो चुनौती मानते हैं और उनका कहना है कि उनके कई साथी हैं, उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत यहां से की है। हालांकि न्यूज 18 के साथ वो अभी खुलासा नहीं करना चाहते कि उनके आगे की क्या रणनीति होगी, कैसे कांग्रेस को मजबूत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा हैं, क्योंकि कांग्रेस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विरोधी भी इस बात को लेकर लगातार कांग्रेस को कहते रहे कि कांग्रेस पूरी तरह से अपना जनाधार खो चुकी है। पूरे देश में ही नहीं बल्कि बिहार में भी कांग्रेस अपना जनाधार खो रही है, और ऐसे में भक्त चरणदास के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वो कांग्रेस का जनाधार वापस लाते हैं, लोगों को कांग्रेस के साथ कैसे जोड़ते हैं, और साथ ही कांग्रेस जिन पार्टियों के साथ गठबंधन में है उनके साथ बेहतर रिश्ते कैसे बनाते हैं।
अगली खबर का रुख करते हैं। 7वीं बार सत्ता ग्रहण करने के बाद इस बार नीतीश कुमार पूरे एक्शन में हैं। राजकाज के साथ साथ पार्टी की रणनीतियों पर भी पैनी नजर रख रहे हैं। पार्टी की कमान तो नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को सौंप दी है, लेकिन हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। शाम को तकरीबन 6 बज रहे थे। नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक के बाद अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंच गए और कुछ नेताओं से मुलाकात की। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ये 8वां मौका था जब नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर पहुंचे। सत्ता संभालने के बाद इस बार नीतीश कुमार राजकाज के साथ पार्टी की मजबूती पर भी पूरा फोकस्ड है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर में पहुंचकर पार्टी के चुनिंदा नेताओं के साथ बैठक किया और बैठक से निकल रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता भी जेडीयू दफ्तर में मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है 10 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक पे बिहार के सियासत की भी निगाहें टिकी हुई है, जेडीयू के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा फैसला प्रदेश कार्यकारिणी में होगा। इस वक्त जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर के अंदर की तस्वीर दिखा रहे कर्पूरी सभागार, जहां पे मुख्यमंत्री पहुंचे थे और यहां पे कुछ मिनट रहने के बाद फिर से एक बार वापस लौट रहे। दरअसल 10 जनवरी को जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। ये बैठक पार्टी दफ्तर में होनी है। माना जा रहा है कि 10 जनवरी को होने वाली बैठक सियासी लिहाज से बेहद खास है। संगठन को लेकर जेडीयू बड़ा फैसला ले सकता है, लिहाजा नीतीश कुमार हर हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार सरकार को लेकर एक्शन में है, यानी कि कैबिनेट को लेकर एक्शन में है, साथ ही पार्टी को लेकर भी एक्शन में क्यों है। आखिर क्यों नीतीश कुमार लगातार अपने पार्टी कार्यालय का दौरा कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो कई बार उन्होंने अपने फैसलों से चौंकाया है। पिछली बैठक में नीतीश ने आरसीपी सिंह को पार्टी की कमान सौंप दी थी और यह वाकई जो फैसला था नीतीश कुमार का वो चौंकाने वाला था। अरुणाचल की घटना पर जेडीयू अपना रोष जता चुका है। नीतीश कुमार यह भी कह चुके हैं कि वो सीएम नहीं बनना चाहते थे और उनका यह भी बयान काफी चौंकाने वाला था, हैरान करने वाला था। बिहार सरकार का कैबिनेट विस्तार होना अभी बाकी है और कैबिनेट विस्तार होने से पहले लगातार नीतीश कुमार का पार्टी कार्यालय का दौरा काफी अहम कहा जा सकता है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद जेडीयू लगातार मंथन में जुटा हुआ है और यह 8वां मौका था जब नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने पार्टी के नेताओं से बातचीत की थी, मुलाकात की थी और लगातार नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और एक तरह से यह कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार न सिर्फ सरकार बल्कि पार्टी को लेकर भी पूरी तरह से एक्शन में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर जनता से रूबरू होंगे। सीएम ने कहा कि एक बार कोरोना खत्म हो तो वे फिर जनता की परेशानियां और समस्याएं सुनेंगे, साथ ही लोगों से फीडबैक लेंगे। इस बार जनता दरबार का स्वरूप क्या होगा ये जल्द सामने आ सकता है। बिहार में सारे लोगों को मुफ्त मिलेगा सर? हाँ, लगाएंगे खाली यही देख लेते हैं थोड़ा, जब तक थोड़ा हो जाए, क्योंकि अभी तो मान लीजिए शुरू कर देंगे तो लोगों की संख्या को सीमित करना पड़ेगा। और आप जानते हैं हमने तो शुरू में ही कह दिया था हम शुरू करेंगे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, फिर हम शुरू करेंगे। तो नीतीश कुमार यहां भी एक्शन मोड में है, न सिर्फ अधिकारियों की क्लास ले रहे हैं बल्कि सीधे जनता से जुड़ना चाहते हैं। अब इसके मायने हम समझते हैं। नीतीश कुमार दरअसल सीधे जनता से जुड़ना चाहते हैं क्योंकि अधिकारियों से वो फीडबैक ले रहे हैं, अधिकारियों को तरह तरह के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जनता से उन्हें फीडबैक मिले। बिहार चुनाव के नतीजों से उम्मीद जो थी वो काफी थे, लेकिन नतीजे जो आए हैं वो उम्मीद से कम आए हैं। इस चुनाव में जेडीयू को 43 सीटें ही मिल पाई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार इस बार दूसरे रूप में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 में जब सत्ता संभाली थी तब जनता दरबार शुरू किया था।
जनता दरबार का असर भी देखने को मिला था। दूर दराज से लोग अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचते थे और मुख्यमंत्री खुद लोगों से आवेदन लेकर उस पर कार्रवाई का आश्वासन भी देते थे, अधिकारियों को फटकार भी लगाते थे, निर्देश भी देते थे। लोक शिकायत निवारण कानून बनाने के बाद से जनता दरबार को हालांकि बंद कर दिया गया था। अब फिर से जनता दरबार की शुरुआत नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया है कि कोरोना खत्म होने के बाद इसकी शुरुआत कर दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने यह कहा कि अगर वो अभी जनता दरबार शुरू करते हैं तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और उन्हें लोगों की जो संख्या है उसको सीमित करनी पड़ेगी। सियासत में संकेतों के बड़े मायने होते हैं। आज मौका तो था जल जीवन हरियाली के कार्यक्रम का, लेकिन नीतीश कुमार एक कुर्सी के जरिए बड़ा संकेत दे गए। आप भी देखिए। इस तस्वीर को देखिए। मंच पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री विजय चौधरी सहित कई लोग मौजूद हैं। तभी सीएम की नजर अपनी कुर्सी पर पड़ती है, जो बाकी मंत्रियों की कुर्सी से थोड़ी ऊंची है। सीएम की जब इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने कुर्सी बदलने के लिए कहा। उन्होंने अपनी कुर्सी बदलवा दी और छोटी कुर्सी पर बैठ गए। नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बदलकर यह संदेश दिया कि जब सभी सरकार के मंत्री हैं और सब एक समान हैं तो उनकी कुर्सी बड़ी क्यों रहेगी। खैर, अब बात कार्यक्रम की कर लेते हैं। जल जीवन हरियाली दिवस को लेकर जन भागीदारी पर चर्चा हो रही थी, जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया, जो नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता है। जल जीवन हरियाली के तहत 11 कार्यक्रम चल रहे हैं। बिहार में मिशन के तहत लगाए जा रहे हैं 8 करोड़ पौधे। आहर, तालाब, पईन, कुओं को किया जा रहा है अतिक्रमण मुक्त। बारिश के पानी संरक्षित करने का भी इसमें प्रयास है। चेक डैम और वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष ध्यान है। बिजली के बदले सौर ऊर्जा के प्रयोग पर भी इसमें काम किया जा रहा है। हर महीने के पहले मंगलवार को यह होगा। अगर इसमें आप बात करते रहिएगा तो जान लीजिए साल 1.5 साल के अंदर ही जो माहौल बनेगा बिहार का, आप समझ लीजिए ये यूनिक होगा, खास होगा। इसलिए हम लोगों को छोड़ना नहीं है। पक्का कर लीजिए, हर महीने पहले मंगल को इस तरह से मीटिंग की आवश्यकता नहीं है, लोगों के साथ संवाद। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जब बोलना शुरू किया तो बोलने के क्रम में आंकड़े की गलती कर बैठे, जिस पर सीएम ने तुरंत टोका और फिर डिप्टी सीएम ने उसमें सुधार किया। एक बड़ी संख्या में 16,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण उसमें हुआ था और वो जन भागीदारी का, अब माफ कीजिएगा, 18,000 लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ। कानून व्यवस्था के साथ बिहार की सरकार पर्यावरण पर भी फोकस करती आ रही है, जिसका असर दिखने भी लगा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो अब आप समझिए कि आखिर नीतीश कुमार ने एक ऐसा मिसाल क्यों पेश किया, क्योंकि नीतीश कुमार पर्यावरण को लेकर बेहद सजग हैं। 7 निश्चय में जल जीवन हरियाली शामिल है। जल जीवन हरियाली के तहत 11 कार्यक्रम चल रहे हैं और जल जीवन हरियाली को लेकर वो कई तरह के कार्यक्रम भी चला चुके हैं। हर महीने के पहले मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा, जिसके जरिए अभियान के तहत हो रहे कामों की समीक्षा होगी। जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2019 में 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। 2020 की जनवरी में अभियान को लेकर मानव श्रृंखला बनी थी और मानव श्रृंखला में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। अब आप समझ सकते हैं कि जल जीवन हरियाली की अहमियत नीतीश कुमार के लिए कितनी बड़ी है और होनी भी चाहिए। इसकी अहमियत को वो समझा चुके हैं। बात झारखंड की करते हैं, जहां पर ऐसी घटना घटी है जिसने लड़कियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 2 दिन पहले यानी 3 जनवरी को ओरमांझी के जंगल से युवती की सिरकटी लाश मिली है। युवती के बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। राजधानी से महज 20 किलोमीटर दूर ओरमांझी के जंगल में हुई घटना ने झारखंड को झकझोर दिया है। ये हंगामा रांची की सड़कों पर सोमवार की रात तब हुआ
जब सीएम हेमंत का काफिला यहां से गुजरने वाला था। लोग गुस्से में थे और सरकार को सुरक्षा के मुद्दे पर आईना दिखा रहे थे। सरकार शर्म करो। सरकार को चूड़ी देना चाहिए, चूड़ी। लोगों के गुस्से की वजह थी रविवार को ओरमांझी के जंगल में हुई एक युवती की हत्या। हत्या के 2 दिनों के बाद भी पुलिस जंगल में खाक छान रही है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि फिलहाल मौके पर जो आईजी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, उनके साथ ही पुलिस के कई वरीय अधिकारी भी मौजूद हैं। वहीं बताना चाहेंगे फिलहाल पुलिस जो है वो जंगलों की खाक छान रही है और सबूतों की तलाश नए सिरे से की जा रही है। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि जहां हम खड़े हैं महज इससे चंद कदमों की दूरी पर ही युवती की हत्या की गई थी। 3 जनवरी को हुई थी हत्या की वारदात। जंगल से मिली थी युवती की सिर कटी लाश। नग्न अवस्था में मिला था युवती का शव। जिस जगह ये वारदात हुई ये वही जगह है। आप देख सकते हैं कि मौकाए वारदात पर शराब की बोतलें, डिस्पोजल प्लेट और ग्लास पड़े हुए हैं, जो बताता है कि यहाँ आए दिन लोगों का जमावड़ा लगता है। फिलहाल जंगलों की खाक छानने वाली पुलिस ने इस वारदात से जुड़ी जानकारी देने वाले के लिए इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। SIT गठित करके जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम लोग सर्वप्रथम कोशिश कर रहे हैं कि विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन, डिसीज्ड का आइडेंटिफिकेशन हो, और उसमें हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जो भी उसके आइडेंटिफिकेशन में हम लोगों को मदद करेंगे उनको हम लोग 50,000 रुपये का इनाम देंगे। युवती हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए रांची पुलिस ने SIT का गठन भी कर दिया है। राज्य के DGP का दावा है कि कानून के शिकंजे से दरिंदे बच नहीं पाएंगे। उस युवती का अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाया। शिनाख्त करने का तरीके है और वो जो भी अपराध किया वो पकड़ा जाएंगे, और आज तक कोई भी घटना घटी तो गिरफ्तार से बचा नहीं कोई। जाहिर है ओरमांझी में जो कांड हुआ है वो निर्भया कांड से भी बड़ा कांड है। अब देखना है कि झारखंड की पुलिस इस गुत्थी को कैसे सुलझा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ।